हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बैक टू द नॉर्मल हो चुके हैं हम लोग। इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये लिंक है आपके टेलीग्राम ग्रुप की, जहां पर आपको पीपीटी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाती है। चलिए दोस्तों, तो इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करते हैं। एक एडिटोरियल आया है, सिंपल वे टू बेटर काउंट ऑफ ओमिक्रॉन इन इंडिया। क्या है भाई साहब? भाई साहब, एक चीज देखने को मिल रही है कि लगातार जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले हफ्ते आ रहा है कि यार लगभग 100 हो गए, अगले हफ्ते आ गया 200 हो गए, अगले हफ्ते आ गया 300 हो गए। पर क्या चिंताजनक है कि इतनी बड़ी आबादी में 200 लोगों को ओमिक्रॉन केसेस हैं, ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। क्या सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में ये 200 ही केसेस हैं और भी केसेस हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं है? तो इन सारी चीजों के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि यार ओमिक्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक एरर है साहब। जब हम लोग कहते हैं 200 केसेस आ गए, 300 केसेस आ गए, तो बात कुछ ऐसी है कि जितने लोगों को कोविड पॉजिटिव हैं उन सबका टेस्ट पहले तो हो नहीं रहा एक साथ। कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है, उन कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है जिनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से सब लोगों के इसमें चेक नहीं हो रहा कि जो केस है वो ओमिक्रॉन का है कि नहीं। मतलब ये कि जब भी कोविड पॉजिटिव कोई निकलता है उसके अंदर कौन सा वेरिएंट है, उस वेरिएंट को चेक करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। ये जीनोम सीक्वेंसिंग कौन करता है? तो भारत के अंदर वो इनसेकॉग करता है। इनसेकॉग की पूरे भारत के अंदर 38 लेबोरेटरी। ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको समय लगता है, जो केवल 38 लेबोरेटरी ही इस देश के अंदर कर रही हैं, जिसके कारण से सब लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होता। मतलब जितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन सारे लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होता, जिससे हमको पता नहीं लगता कि उसके अंदर ओमिक्रॉन का पॉजिटिव केस है या नहीं है। हम लोगों को कुछ लोगों का पता लगता है और जिन लोगों का हमको पता लगता है वही नंबर जो है वो हमारी मीडिया हमको बताती है कि 200 पॉजिटिव हो गए, 300 पॉजिटिव हो गए, पर हकीकत में से ज्यादा होंगे। तो इसके कैलकुलेशन करने का तरीका, लोगों को बताने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। हाल ही में आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक तरीके से डाटा निकाला परसेंटेज में। यह काफी बेहतर था। इसके अंदर कहा गया कि 12 लाख RT-PCR टेस्ट किए गए ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ टेस्ट कितने हुए। उन टेस्ट में से 0.5% पॉजिटिव निकले। मतलब लगभग 6000 के आसपास लोग जो हैं वो यहां पर पॉजिटिव निकले, है ना। अब चलो मान लेते हैं कि अपन केस समझते हैं, दिसंबर के एंड आते आते, दिसंबर के 2 हफ्ते खत्म होते होते 1.7 करोड़ टेस्ट हो गए होंगे। अगर हम लोग 1.7 करोड़ टेस्ट कर लेते, पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी में अपन टेस्ट करते 12 लाख के बजाय, तो अगर 1.7 करोड़ टेस्ट होते तो देश के अंदर लगभग 80,000 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव होते। अगर मैं 0.5% का पॉजिटिव रेट लूं तो ये थोड़ा सा बेहतर होगा। मतलब 80,000 लोग जो हैं वो देश के अंदर कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इतना फैल रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 लोग पॉजिटिव आ गए या फिर 6,000 लोग पॉजिटिव आ गए, पर टेस्ट भी तो 12 लाख ही हुए। अगर टेस्ट 1.7 करोड़ होते तो यही 6,000 80,000 में तब्दील हो जाता। ठीक है, अब मान लो चलो 80,000 टेस्ट पॉजिटिव हुए, पर जितने भी पॉजिटिव टेस्ट थे उन सबका ओमिक्रॉन के लिए चेक थोड़ी किया गया, उन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी किया गया। मान लो केवल 1% लोगों का क्या किया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके सैंपल चेक किए गए। इन 800 लोगों में से 200 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकलते हैं, तो हमें पता लगता है कि लगभग 25% लोग जो हैं वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो हम लोग इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, एक बेटर एनालिसिस लगा सकते हैं कि अगर मैंने 1.7 करोड़ का लिया है और मेरे को चाहिए नहीं 135 करोड़ भारतीयों के अंदर कितना होगा, तो वो लगभग मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग कह सकते हैं कि 20,000 लोगों के आसपास या 15,000 लोगों के आसपास भारत के अंदर ओमिक्रॉन होगा अभी। पर हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं 200, जिसके बाद हम लोग उस चीज को हल्के में लेना है। पर जब हम लोगों को एक प्रॉपर डाटा मिलेगा तो हम लोग समझ पाएंगे और बेहतर रूप से। ये भी डाटा जो मैं कह रहा हूं इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। आप एक चीज देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी हेल्थ की एजेंसीज हैं उन सारी हेल्थ की एजेंसी के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो सारी हेल्थ की एजेंसीज जो होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेवलर बायस्ड है।
मतलब क्या, मतलब हम सबको ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बाहर के देशों से आ रहा है, जिसके अंदर जो टेस्ट किए जा रहे हैं, ज्यादातर जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है वो किसका है, ट्रेवलर का। तो जब मैं 800 लोगों का सैंपल की बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग कौन से हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं। और जब वो इंटरनेशनल ट्रेवलर है तो हकीकत में भी उनके अंदर कोविड पॉजिटिव होने की मात्रा ज्यादा होगी। अभी तो 25% निकला, पूरे देश के अंदर क्या 25% होगा क्या, नहीं। ये क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रेवलर का मान लिया है। अधिकतर लोग जो जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है भारत के अंदर, वो कौन है, इंटरनेशनल ट्रेवलर है। पर पूरे भारत के अंदर सबको इंटरनेशनल ट्रेवलर थोड़ी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवलर के अंदर ओमिक्रॉन होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर पूरे भारत के अंदर जब मैं आम जनता की बात करूं तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करें साहब, क्या करें, 20,000 को कम करके 2,000 लिख लें क्या, मतलब 25% को 2.5% कर दे क्या, 80,000 का 2.5%। अरे तो फिर क्या किया जाए, तो अब समझो कि अपन कुछ और कर सकते हैं, कुछ और, ठीक है, कि 2,000 केसेस तो हैं, पर अगर मैं डायरेक्टली 2,000 लोगों को मानता हूं, मतलब मैं कंप्लीटली ये कंसीडर कर रहा हूं कि केवल इंटरनेशनल ट्रेवलर ही, मतलब ऐसा मान लेते हैं ना कि 1% लोग जो हैं वही इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है, तो उसके अनुसार मैंने मान लिया कि 2,000 लोग जो है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव होंगे। पर जब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इंटरनेशनल ट्रेवलर का ही केस ले रहा हूं कि हाँ 1% इंटरनेशनल ट्रेवलर है और वही कोविड पॉजिटिव है, तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर कोई कोविड पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेवल किया नहीं है भारत के अंदर, वो क्या होगा, कोविड पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब अगर मैं 100% केस लेता हूं जो कहां जाते हैं, इंसेकोक के पास टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो 80% मैं मान सकता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेवलर के वो होंगे डाटा, पर 20% तो इंडियन डाटा होंगे। जिन 20% इंडियन डाटा में से अभी हम लोग क्या मान रहे हैं कि नहीं, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं, पर इनमें से भी तो निकल रहे हैं, क्योंकि 10 लोग लगभग ऐसे निकले हैं, 10 केसेस ऐसे निकले हैं जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है। तो फिर क्या करें साहब, तो फिर कुछ ऐसा करें कि एक रेंज बनाए कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि 2.5% तो बहुत ही कम है, तो 5% के आसपास लो ना, कि 5% के आसपास मिनिमम इतने तो ओमिक्रॉन के केसेस रहेंगे, और मैक्सिमम 20% से थोड़े ज्यादा, क्योंकि हमारा क्या गया था, सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर जब मान लिए तो 20% 25% केसेस आ रहे थे, 25%, है ना, जब सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर मान लिए, तो मिनिमम 5 से मैक्सिमम 25%, मतलब भारत के अंदर आज जो केस है वो 5,000 से 25,000 के बीच में, ये रेंज निकल गई है, ये रेंज निकल गई है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग 5,000 नहीं, हम लोग 25,000 की तरफ ज्यादा मानने लगेंगे चीजों को, क्योंकि केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। ये हाँ मान रहे हैं कि डाटा थोड़ा रफ है कि 5,000 से 25,000 के बीच में, पर ये तो हम लोगों ने किया है ना, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था, एग्जैक्ट डाटा सब मान लो पे ही चल रहा था। पर अगर यही चीज अगर इंडिया की स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, स्टेटिस्टिकल मैथमेटिशियन जिनके पास में प्रॉपर डाटा है कि कितने इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, कितने क्या थे, इन सारी चीजों का जब वो डाटा निकालेंगे, तो उसके बाद में वो बड़े मैथमेटिशियन है, वो रेंज को थोड़ा और कम कर देंगे, और फिर उसके बाद जो न्यूज मीडिया है वो बताएगी कि 2,000 से 3,000 के बीच में केसेस हो सकते हैं भारत में। तो क्या होगा साहब, इससे आपके अंदर जागरूकता आएगी, इसके अंदर आपको सच में क्या लगेगा कि हाँ इतने केसेस हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोविड के कितने केस हैं उसके आधार पर आप अपने प्लान बनाते हो कि आपको घर पे रुकना, आपको बाहर जाना है या वेकेशन पे जाना है। अगर आपको 200 केस दिखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे क्या ही है, ये तो बच्चा है कोविड-19, ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर डाटा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हालांकि ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, ये एक रेंज में, ये रफ डाटा है, पर थोड़ा एक्यूरेट है जो अभी हम लोग कर रहे हैं उससे, थोड़ा बेहतर है जो अभी हम लोग उससे कर रहे हैं उससे, ठीक है। और अगर इसको बेहतर करना है तो थोड़ा, अगर इनसेकोक जो है अगर जो डाटा निकाल रही है उस डाटा के अंदर वो बताए कि कितने प्रतिशत जिनका टेस्ट किया गया था वो इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, उनमें से कितने पॉजिटिव निकले हैं ओमिक्रॉन के लिए, कितने इंडियन थे और उनमें से कितने प्रतिशत पॉजिटिव निकले हैं। वो चीज अगर होगी तो और इजी हो जाएगा, चीजों का समझ पाना और आसान हो जाएगा, साधारण होगा। वो फाइनल डाटा लोगों के सामने, ये वाला डाटा नहीं, फाइनल डाटा निकालो। लोगों को कैलकुलेशन, आधे लोगों को तो गणित नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पूरे ये जो डाटा है, ये जो डाटा हम लोग निकाल रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट इन सारे डाटा से आ रहा है वो लोगों के सामने निकाला जाए, इंस्टेड ऑफ 100, 200, 250 इतने निकले हैं, है ना,
इतने हो सकते हैं वाली चीज जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर लोग जो हैं वो इसी चीज से थोड़ा सा संबंध रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कितने केस मिले हैं, कितने चीजें पता चली है, कितना 200 निकले 300 निकले, उसके अनुसार वो प्लान बनाते हैं। वरना एक आर्ग्यूमेंट का मौका मिल जाता है, घर में बच्चा बोलता है कि नहीं पापा हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पापा बोलते हैं क्या 200 तो केस है इतनी बड़ी आबादी में, ठीक है, पर 200 केस नहीं है, एक्चुअली में 200 टेस्ट ही हुए हैं। तो वो जो थोड़ा सा बताने का तरीका है ना वो थोड़ा सा बदला जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोविड-19 के लिए एक और एडिटोरियल आया है साहब, शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म करके क्या है साहब, ये अभी अभी आप देखोगे तो यूएस की एफडीए ने क्या किया है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है 2 ओरल मेडिसिन को, जो कोविड-19 के लिए यूज होती है, कोविड-19 की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होती है। अगर वैक्सीन वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो ओमिक्रॉन के केसेस के लिए इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो ये जो ओरल मेडिसिन है ये भी काफी ज्यादा कारगर हो सकती है हमारी कोविड-19 से लड़ाई के अंदर। कैसे साहब, तो पहली चीज तो ये समझो कि पहले क्या हो रहा था, पिछली बार अगर आपको पिछली वेव याद होगी तो रेमडेसिविर के लिए लड़ाई चल रही थी, कई सारे लोग तो रेमडेसिविर के वैक्सीन की जगह पानी मिला के भी दे देते थे, ठीक है, ऐसी हालत थी साहब। पर रेमडेसिविर क्या था, एक वैक्सीन था, जो क्या हो रहा था, किसी को अगर बीमारी हो रही थी तो उसके अंदर यूज किया जा रहा था, पर वो जो वैक्सीन था वो वैक्सीन केवल अस्पतालों में जाके ही लगाया जा सकता था। तो लोग जो है वो उसके कारण से अस्पतालों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते थे, जबकि कई सारे लोग ये चाहते थे कि यार हमारा इलाज घर पे ही हो जाए, क्योंकि वहां पर बीमारी बहुत है। तो कई सारे लोग चाहते थे कि यहीं पे इलाज हो जाए, पर रेमडेसिविर के लिए तो वहां पर जाना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए, तो ये जो अब इस बार क्या है सब, हमारे पास ओरल मेडिसिन है, ये ओरल मेडिसिन के लिए हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे खाओ और आगे निकलो, ठीक है। तो ये हमारी कोविड-19 की लड़ाई के अंदर काफी ज्यादा कारगर हो सकती है। फिजर की पैक्सलोविड और मर्क की मलनुपिराविर, ये 2 अलग अलग जो दवाइयां हैं, ये ओरल मेडिसिन है, ये ओरल पिल्स है, जो अभी अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इनको दिया गया है। ये जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, ये माइल्ड और मॉडरेट डिसीज के अंदर 5 दिन के अंदर ही, आप अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं कोविड-19 के तो आप 5 दिन के अंदर अंदर ही खा सकते हो, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर आपका इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोविड-19 के सिम्टम है तो। जिसके अंदर आप देखोगे तो पैक्सलोविड जो है वो 12 साल तक के बच्चों के ऊपर यूज की जा सकती है और इसकी 88% तक की एफिकेसी है। वहीं आप मुल्नुपुराविर देखोगे तो इसके अंदर 30% एफिकेसी है और 18 से ज्यादा की उम्र वालों को यूज किया जा सकता है। तो ये थोड़ी इफेक्टिव हो सकती है हमारी लड़ाई के अंदर कोविड-19 की, एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट के तहत इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के अंदर केसेस भी माइल्ड और मॉडरेट आ रहे हैं और ये दवाइयां जो है वो माइल्ड और मॉडरेट के लिए इफेक्टिव हैं, तो उसके अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इम्यूनिटी लोगों के अंदर कम है, क्योंकि कई सारों को वैक्सीन नहीं लगा है, तो क्या है साहब कि ये जो दवाइयां हैं ये ऐसे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, ऐसे लोग जिनके अंदर कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी नहीं है, उनके लिए भी ये चीज जो है वो काफी बेहतर हो सकती है। अरे इतना ही नहीं, आप खुद सोचो ना कि ये जो गोलियां हैं, ये जो दवाइयां हैं, ये क्या होगी, 5 दिन के अंदर अंदर ही यूज हो जाएगी, मतलब इलाज जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से एक व्यक्ति जो है वो जागरूक रूप से काम कर पाएगा, क्योंकि अस्पताल नहीं जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो एक व्यक्ति जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर टेस्ट वगैरह करा लेगा, जिसके कारण से हमारी कई सारी चीजें जो है वो सुधरने लगेगी, जैसे टेस्टिंग इंप्रूव हो जाएगी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो बेहतर हो जाएगा इन दवाइयों की वजह से। साथ में चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन दवाइयों की, देखो भैया वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन जो है वो हर देश के अंदर नहीं बन रही है, जिसके कारण से एक हाई इनकम और लो इनकम पॉपुलेशन वाली कंट्री के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है। हाई इनकम के अंदर सबको वैक्सीन लग गया, लो इनकम में किसी को नहीं लग रहा। पर अगर जब मैं इसकी बात करूंगा, इन दवाइयों की बात करूंगा, तो ये जो दवाइयां हैं इन्हें लो इनकम के अंदर भी, लो इनकम देशों के अंदर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन पेटेंट पुल है, क्योंकि यहां पर ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग पेटेंट नहीं लगाएंगे इन 2 दवाइयों के ऊपर। मतलब ये दवाइयां दूसरे देशों के अंदर भी बन सकती है, लो इनकम देशों के अंदर भी बन सकती है, जहां पर वैक्सीन नहीं लगे हैं वहां पर भी इनका यूज किया जा सकता है। लगभग 95 लो और मिडिल इनकम कंट्रियों के अंदर पैक्सलोविड लग सकता है और 105 देशों के अंदर जेनरिक वर्जन ऑफ मलनुपिराविर जो है वो लग सकता है, जिसके कारण से ये दोनों ही जो दवाइयां हैं काफी इफेक्टिव हो सकती हैं, वो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसके अंदर।
और भारत जो है ये दोनों ही प्रकार की दवाइयां बना सकता है। तो भारत अभी क्या कर सकता है, इन दवाइयों को प्रोड्यूस कर सकता है, इनका प्रोडक्शन कर सकता है और लो इनकम देशों के अंदर भेज सकता है, जिसके कारण से वैक्सीन जो लो इनकम कंट्रियां हैं वो भी कोविड-19 से लड़ने में और बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाएगी। इसके अलावा चलिए कुछ खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहली खबर तो खबर और एडिटोरियल दोनों को मिला के है, क्योंकि इसके ऊपर एडिटोरियल भी आया है और इसके ऊपर खबर भी आई है। बात क्या है साहब, बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और हिंदू रिलीजियस लीडर द्वारा हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद बुलाई गई। धर्म संसद मतलब रिलीजियस पार्लियामेंट, जहां पर उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए जो हाल ही में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसा है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटली ये कहा गया हिंदुओं को कि आप मुस्लिम के खिलाफ हथियार उठाओ। ऐसी चीजों का प्रयोग किया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इवन एक स्पीकर तो ये कहता है कि अगर मुझे गोडसे बनने का मौका मिलता तो मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में शूट कर देता। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। म्यांमार का एग्जाम्पल वहां पर दिया गया, वहां के क्लींजिंग कैंपेन का एग्जाम्पल वहां पर दिया गया, और मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली हेटर्ड फैलाने की कोशिश यहां पर की गई, जिसकी वीडियो फुटेज जो है वो फेसबुक के ऊपर और कई सारी सोशल मीडिया के ऊपर चली गई। जब सोशल मीडिया के ऊपर गई तो उसके बाद इन लोगों के ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के डायरेक्टली अगेंस्ट है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को ये वायलेट कर रहा है। इवन रिलीजियस फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म जो कि हमारे भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उसको भी वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के खिलाफ है, क्योंकि ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट दे रहा है, जो लोगों से इस चीज की मांग कर रहा है, इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी खिलाफ है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक एक्सेप्शन है इंसाइटमेंट टू द वायलेंस। ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ एफआईआर भी की गई, पर उत्तराखंड की पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर नहीं की, ये कहते हुए कि जो वीडियो लेके आई गई है वो तो डायरेक्टली फेसबुक से लेके आई गई है। बाद में उत्तराखंड की पुलिस को क्रिटिसाइज किया गया। जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसके बाद वहां पर एफआईआर की गई। उस एफआईआर के अंदर केवल एक व्यक्ति का नाम लिखा गया एंड 19 अदर्स लिख दिया, बाकी लोगों का नाम ही नहीं लिखा। ठीक है, इतना ही नहीं, सेक्शन वहां पर लगा है 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसका ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन है प्रमोशन ऑफ एमनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप एंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अलग अलग ग्रुप के अंदर घृणा भावना फैलाना वाली धारा जो है वो यहां पर लगाई गई है, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 5 साल। वहीं एक एडिटोरियल भी आया था, इस एडिटोरियल के अंदर यह मांग की गई थी कि अब क्या किया जाना चाहिए। अब ऐसे स्टेटमेंट आ तो गए हैं, पर देश के अंदर शांति, सद्भावना, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये रिलीजियस लीडर्स द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए तो कई सारी आम नागरिक के नजरों में भी वो वीडियो गई है। जब वो वीडियो गई है तो उसकी वजह से हो सकता है कि कोई वायलेंस इन फ्यूचर क्रिएट हो जाए, और वायलेंस क्रिएट ना हो तो घृणा भावना तो क्रिएट हो ही रही है। इस चीज को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस चीज को कम करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर जिनकी पूरा देश मानता है, ठीक है, जो उन पॉलिटिकल लीडर जैसे होम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर, इनको बाहर आके सीधे से ये जो एक्शन हुए हैं इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और इसके खिलाफ जो है वो क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, क्लियर एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, पुलिस को भी ऐसी ही चीज करनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर ये बताया जाना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो होम मिनिस्टर है, हमारी जो सरकारें हैं वो रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करती है, वो संविधान के ग्राउंड में, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म, उसके अंदर बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के अंदर बिलीव करती है, ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी सिक्योरिटी महसूस हो और इन फ्यूचर कोई वॉयलेंस वाली सिचुएशन ना देखने को मिले। इवन यहाँ पर जो सेक्शन 153A का प्रयोग किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर, उसके बारे में भी कहा गया है कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलती है तो उस कम्युनिटी के खिलाफ सेडिशन और टेररिज्म जैसे एक्ट लग जाते हैं। तो जब दूसरी कम्युनिटी ने पहली कम्युनिटी के खिलाफ बोला तो ऐसे एक्शन क्यों ना हुए। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर भी सवाल उठाया गया है। इसके अलावा अगली खबर के ऊपर बात करें तो ओमिक्रॉन के
जब मैं बात करूं केसेस के बारे में, तो आप देखोगे तो इंसेकॉग जो है वो ओमिक्रॉन का पूरा डाटा रखा रहता है, ठीक है, वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो जब ओमिक्रॉन ने जितने ओमिक्रॉन के पॉजिटिव केसेस निकले उसका डाटा किसके पास पहुंचा साहब? आईसीएमआर के पास। तो लगभग 358 केसेस जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे उनमें से 183 को निकाला गया और आईसीएमआर ने इन 183 केसेस को देखा। तो ये पता लगा कि आधे से ज्यादा, आधे के लगभग जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग गए हैं वैक्सीन के। ये दर्शाता है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन इफिकेसी वाला है, मतलब ओमिक्रॉन जो है उसके अंदर वैक्सीन की इफिकेसी है, वो वैक्सीन का ज्यादा असर वहां पर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा 8 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल यूपी के अंदर खोले गए, जहां पर 50 बेड लगभग हैं हर एक अस्पतालों में। और इस आयुष को और प्रमोट करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 553.36 करोड़ रुपए जो हैं वो राज्यों को अलोकेट किए गए हैं केंद्र द्वारा। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आयुष के लिए, आयुष की शिक्षा के लिए यूपी के अंदर एक इंस्टीट्यूट भी अलग से बनाया जाएगा। तो सवाल उठता है ये आयुष क्या है? आयुष एक पैरेलल ट्रीटमेंट सिस्टम है, अल्टरनेटिव सिस्टम है मेडिसिन का, जहां पर वो जो पुरानी मेडिसिन, वो जो एंशिएंट कल्चर वाली जो मेडिसिन हैं, जो क्या हैं, जिनके साइड इफेक्ट कम रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो बहुत इंप्रूवमेंट देती हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरलोपैथी, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सबको आयुष के अंदर रखा गया और इनको प्रमोट करने के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, आयुष मंत्रालय। और यही आयुष मंत्रालय जो है वो हाल ही में इन अस्पतालों का इनॉग्रेशन कर रहा है। ये डायरेक्टली आपके इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सर्विस सेक्टर रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। शुरुआत में जो 2 एडिटोरियल पढ़ाए थे वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था, जो कि GS3 के अंदर आपका हेल्थ, GS2 के अंदर जो आपका हेल्थ वाला पर्सपेक्टिव आता है वहां पर है ना। ये ICMR वाला भी इसी से रिलेटेड था, इस कारण से मैंने हर जगह अलग अलग नहीं लिखा है रिलेटेड टू में, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी करके आपके सिलेबस में GS2 के अंदर लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड है, इवन गवर्नेंस से भी रिलेटेड है। प्रॉब्लम क्या है साहब? प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हाल ही में एक PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। पर ये PIL क्यों गई है और हम लोग इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये PIL एक बहुत बड़े इशू को दर्शाती है। बात कुछ ऐसी है कि देश के अंदर अलग अलग हाईकोर्ट्स हैं, है ना, 25 हाईकोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर अलग अलग फीस है सबकी फीस अलग, सबकी फीस तो अलग है ही, पर सबके अंदर जो टर्म्स, जो वर्ड्स, जो एब्रीविएशन, जो फ्रेजेस यूज किए जाते हैं वो अलग हैं सबके अंदर। हर हाई कोर्ट के अंदर, है ना, कहीं पे एक ही चीज को कुछ कहा जाएगा तो कहीं और कुछ और कहा जाएगा। तो एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर डिफरेंट कोड्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कोड हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम किसको आती है? आपके मेरे जैसे आम नागरिक को। तो एक PIL सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड जो है वो आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टेप ले और कुछ गाइडलाइन जारी करे हाई कोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपरवाइजर होता है सारे कोर्ट्स का, इवन हाई कोर्ट का भी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रॉपर गाइडलाइंस बना सकता है हाई कोर्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इवन पूरे जुडिशियल सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया है, जहां पर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर ये जो अलग अलग चीजों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग वर्ड का एब्रीविएशन, फ्रेजेस, फीस डिफरेंट है साहब, इन सबको हटाकर एक फीस होनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने का काम है 25 हाई कोर्ट के साथ में चर्चाएं करना, बातचीत करना और पता करना है कि क्या एब्रीविएशन, क्या फ्रेजेस होने चाहिए ताकि यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड जो है वो देश के अंदर आ सके। इसके अलावा GS3 पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है? तो GS3 के अंदर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू चाइना डबल इन नवंबर। अगर भारत के अंदर मैं बात करूं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना के अंदर वो लगभग डबल हो गया। पिछले साल नवंबर के अंदर आप देखोगे तो 205.3 मिलियन का एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का भारत द्वारा किया जाता था। आज वही
इस साल नवंबर में 434.6 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत द्वारा चाइना के अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का किया गया। इंडिया जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कोई इंडिया का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मंगवाता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जो लगभग 1196 मिलियन डॉलर के आसपास का है, जो बताता है कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अंदर 36.6% की ग्रोथ हुई है यूएस के एक्सपोर्ट के लिए, मतलब जो यूएस के एक्सपोर्ट के अंदर भारत एक्सपोर्ट करता है उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको वहां पर मिल जाती है, तो आप वहां पर भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज करना है SRC 10। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। और सॉरी फ्रॉम माई साइड, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वही मैंने बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा था। अब ट्रैवल कर रहा था तो ट्रेन में था, अब ट्रेन के अंदर बैठे बैठे तो क्लास लेने से रहा, है ना। कोशिश काफ़ी की थी मैंने, बाकायदा कोशिश की थी कि यार टाइम जो है वो क्लैश ना हो, पर अफसोस में 7 बजे ही वो ट्रेन ने मेरे को छोड़ा, थोड़ी लेट भी हो गई थी, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अनअकैडमी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड क्या यूज़ करना है एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।